एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छी तरीके से अपने आगे आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 151 मोस्ट आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो अभी तक के एसएससी एग्जाम्स में ज़्यादा बार पूछा गया है। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये अभी तक एसएससी एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेटिवली पूछा गया है, मोस्ट आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए ये कंपाइलेशन मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। ये सेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि एसएससी में किस टाइप का वर्ड्स पूछा जाता है, किस टाइप का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। इससे आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा कि एसएससी में किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो इसलिए जो भी 151 वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। एंड ये सेशन में मैंने हर एक वो छोटी पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस किया है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ वर्ड से रिलेटेड, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सेशन को ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो सेशन शुरू करने से पहले आपको मेरे इंट्रोडक्शन दिखेगा स्क्रीन पर। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। अब जिससे पढ़ रहे हो वो कौन है ये भी जानना थोड़ा बहुत जरूरी होता है। Anyway, before starting this session, I would like to intimate you that टेक्स्टबुक का विन-विन वीकेंड ऑफर आ गया है जो कि आज मतलब 21 अगस्त तक ही वैलिड है। टेक्स्टबुक का ये पास 14 मंथ के लिए वैलिड है एंड एसएससी IN कूपन कोड यूज करने से आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दिस वन पास कवर्स मोर देन 570 एग्जाम्स एंड 44,000 मॉक टेस्ट। सो एक ही पास लेने से आपको जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करना है, चाहे वो एसएससी हो, रेल हो, बैंक हो, सभी टाइप का एग्जाम्स का मॉक टेस्ट एक ही पास के अंदर मिल जाता है। ओके, सो टेक्स्टबुक से जुड़े इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड एसएससी IN कूपन कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। 151 मोस्ट आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछा है सेशन के अंदर, तो उसका भी आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगी आपके तरफ से इन कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स गो। तो चलिए, हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो है बिब्लियोफाइल। अब देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपका फ्रेजेस दिया रहता है, एक सेंटेंस दिया रहता है, ठीक है। तो उसमें से आपको चूज करना पड़ता है, 4 वर्ड दिया जाएगा आपके ऑप्शंस में, आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड ये सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो जो वर्ड्स है वो वर्ड्स लेके यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जिससे कि एग्जैक्टली वर्ड क्या था वो आपको पता चले। क्योंकि फ्रेज तो कुछ भी चेंज करके भी दे सकते हैं, फ्रेज बहुत तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट जो वर्ड है वर्ड तो सेम ही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने जो वर्ड्स पूछा गया था वो वर्ड्स आपके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एंड ये वर्ड्स का क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या फ्रेज है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, तो चलिए, हमारा फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मतलब क्या है कि अगर आपको बुक से बहुत प्यार है, ठीक है, अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप खुद को बिब्लियोफाइल बोल सकते हो। अभी हमारा जो एसएससी का जो सिलेबस है वो इतनी वास्ट है, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो फिर तो एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें तो बहुत सारे बुक्स पढ़ना ही पड़ता है हमारे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो फिर बिब्लियोफाइल मतलब क्या हो गया, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ओके, जिसको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड पढ़ा था ना, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि ये फाइल से रिलेटेड जितने भी वर्ड था मैंने एक साथ पढ़ा था एसपी बख्शी से। तो बिब्लियोफाइल पढ़ के मुझे इतना एक्साइटेड लगा कि हाँ, मुझे ये वर्ड कहीं पे यूज करना है। कहाँ पे यूज करें, तो इंस्टाग्राम में जाके, इंस्टाग्राम में जो बायो रहता है वो बायो में मैंने ऐड कर दिया बिब्लियोफाइल। मतलब बुक्स से तो बहुत ही प्यार है मुझे, तो बिब्लियोफाइल, उसके बाद बुक्स का जो इमोजी आता है वो मैंने लगा दिया था एक्साइटमेंट में चक्कर में। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड है बिब्लियोफाइल। ये एसएससी के एग्जाम्स में अभी तक 5 टाइम्स पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ये तो आपको पता ही होगा, बायोग्राफी के सामने अगर ऑटो लगा दे मतलब अगर आप खुद का कहानी खुद लिख रहे हैं, ठीक है। अगर खुद की कहानी खुद लिख रहे हैं तो आप ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, अगर खुद की कहानी किसी और ने लिख रहा है तो वो बायोग्राफी होगा। मतलब अगर आपके जीवन कहानी आप खुद नहीं लिख रहे हैं तो वो बायोग्राफी होगा, अगर आपके जीवन कहानी आप खुद लिख रहे हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा, ठीक है। तो इसका हम क्या फ्रेज कर सकते हैं कि एन अकाउंट, ओके, रिटन बाय सेल्फ, मतलब खुद से लिखा हुआ उनके जीवन कहानी, ठीक है। ये एसएससी में 5 बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट,
ऑडिटर। मैं खुद इस पोस्ट में हूँ, ऑडिटर पोस्ट में हूँ। तो ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर का काम ये होता है कि जो ऑडिटर होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी काम होता है, जो भी अकाउंट्स रिलेटेड काम होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहता है कि उनको वो सब देखभाल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका हमारा जो सीजीएल एग्जाम होता है, ये सीजीएल एग्जाम के 3 पोस्ट रहता है जिसमें ये ऑडिटर का पोस्ट मिलता है। ओके, एक तो है सीजीडीए, ओके, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, एक है कैग एंड और एक है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये तीनों डिपार्टमेंट के अंदर आपका ऑडिटर का जो पोस्ट है वो आपको मिलता है। फर्स्ट सीजीडीए है आपका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर। ओके, कैग दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है क्योंकि अकाउंट्स का जो भी चीज है उसको एकदम क्लियर रखने के लिए इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो बाय ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड सीजीए ये आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ओके, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, दिस इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, मुझे कमेंट करके ये बताया कि अभी जो कैग है वो कौन सी नंबर की कैग है, उनका नाम क्या है एंड वो कौन सी नंबर है, मतलब वो 13 थे या 14 थे या 15 थे, ऐसे कितने नंबर वो कैग है एंड वो कौन है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑडिटर की थोड़ा बहुत डिस्कशन। एंड ये ऑडिटर भी आपको 5 टाइम्स पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट है एक्वाटिक। एक्वाटिक तो आपको पता ही होगा क्योंकि एक्वा क्या है, एक्वा का मीनिंग ही होता है पानी से रिलेटेड कुछ। ओके, वाटर से रिलेटेड कुछ होता है एक्वा। ओके, तो एक्वाटिक मतलब क्या है कि जो भी एनिमल है या जो भी पेड़ वगैरह पौधे वगैरह है जो पानी में और पानी के आसपास के चीज में वो रहते हैं, उनका हम बोलते हैं एक्वाटिक। बोलते हैं ना एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक प्लांट, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो एक्वाटिक मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स ये 5 टाइम्स पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है एनर्की। एनर्की मतलब कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए हमारे देश में या कोई भी अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है सब कुछ, ऐसा अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि एनर्की। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अ सिचुएशन इन अ कंट्री a situation in a country and organization in which there is no government order or control. Okay, ये एसएससी में आपको 5 बार पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं एम्फीबियंस। अभी एम्फीबियंस सबको पता ही है कि एनिमल्स हु कैन लिव इन बोथ वेज, मतलब जो लैंड में भी लिव कर सकते हैं, जो वाटर में भी लिव कर सकते हैं। ओके, जमीन पर भी रहते हैं, जो पानी पर भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियन। इसका बहुत इजी एग्जांपल क्या है, फ्रॉग है ना। फ्रॉग पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। ठीक है, तो ये एम्फीबियंस 5 टाइम्स पूछा गया है एसएससी में। चलिए नेक्स्ट, अभी तक तो थोड़ा इजी था, अभी सबको पता ही था, ऐसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस था। इसके लिए अगर आप कुछ भी पढ़ाई ना करें एसएससी का तभी आपको ये क्वेश्चंस आएगा। बट अभी से थोड़ा सा अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो आपको हो सकता है कि ये वर्ड्स ना आता हो। अभी देखिए, ऐसा आपको लग सकता है कि ये बहुत इजी हो रहा है, इजी हो रहा है। अभी देखिए, ये क्वेश्चंस मेरे हाथ में नहीं है। जो भी वर्ड्स है वो एसएससी का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेटिवली आस्क किया गया है एसएससी के एग्जाम्स में। तो जो एसएससी का क्वेश्चन है वही मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, इनफैक्ट किसी का भी बनाया हुआ नहीं है। एसएससी में ये सबसे ज्यादा टाइम्स पूछा गया है। ओके, रिपीटेटिवली आस्क किया गया है, इसलिए ये सब जो भी वर्ड्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपके पास एक व्यू रहे, क्लियर व्यू रहे कि किस टाइप का क्वेश्चंस अभी तक एसएससी में पूछा गया है। ओके, चलिए टीटू टॉलर। टीटू टॉलर का क्या मतलब होता है, जो कभी भी शराब और अल्कोहलिक टाइप का कोई भी ड्रिंक नहीं पीता है उसको हम बोलते हैं teetotaler. Okay, that means a person who never takes alcoholic drinks. Okay, a person, इसका ऑपोजिट हम लिख सकते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा ड्रंकर्ड और सॉट। ओके, सॉट और ड्रंकर्ड इसका ऑपोजिट, और आप एंटोनिम भी भूल सकते हो। हम ऐसे ही मिला जुला के सब कुछ पढ़ेंगे, हमें वर्ड्स पढ़ना है बस। ठीक है, तो ये टीटू टॉलर 6 टाइम्स एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
शोल क्या है? शोल है अ ग्रुप ऑफ फिश। अगर बहुत सारे मछलियां का ग्रुप है, कोई एक साथ स्विम कर रहा है, तो उसका हम वो ग्रुप को हम बोलेंगे शोल। ओके, तो अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इज कॉल्ड शोल। ओके ओके, एंड ये शोल 6 टाइम्स पूछा गया है इससे के एग्जाम में। नेक्स्ट है नेपोटिज्म। अगर आप थोड़ा बहुत फिल्म देखते हैं बॉलीवुड से रिलेटेड, तो ये नेपोटिज्म वर्ड तो आपके लिए एकदम जाना पहचाना सा होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड तो अभी बहुत ही फेमस हो चुका है। एनीवे, तो नेपोटिज्म क्या है कि अगर आप कोई अपने रिलेटिव को या अपने सॉन डटर को, मतलब कोई अपना रिलेशन का कोई किसी को अगर आप कोई ऐसा कोई फेवर कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, ओके, जो जस्टिफाइड नहीं है, अगर ऐसा कोई आप फेवर कर रहे हो जो अनड्यू है, तो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। ओके, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन कीथ एंड किन। कीथ एंड किन मतलब तुमको पता ही है, ठीक है, कीथ एंड किन मतलब रिलेटिव्स। ओके, हियर कीथ एंड किन मतलब क्या होता है कि आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। ओके, ये 6 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट मतलब क्या है कि जो फीमेल और वुमेन को पसंद नहीं करता है, मतलब डिसलाइक्स, स्ट्रांगली डिसलाइक, उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। ओके, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। ये 6 टाइम्स पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है मिंट। मिंट लीव्स होता है ना, वो तो आपको पता ही है, एक मिंट लीव्स होता है, बट ये मिंट वो नहीं है, ये एक्चुअली जहां पर कॉइन्स बनाया जाता है, ठीक है, वो प्लेस को हम बोलते हैं मिंट। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर रहता है ये। ओके, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, जहां पर कॉइन्स बनाया जाता है, ओके, पैसे तैयार किया जाता है, वो जगह को हम मिंट बोलते हैं। ओके, ये 6 टाइम्स पूछा गया है एसएससी में। तो हमारा नेक्स्ट है क्लेप्टोमैनिया। ये मैनिया से रिलेटेड मैं कुछ वर्ड्स मोनोसब्स्टिट्यूशंस आपको करवा दूंगी एक क्लास, ठीक है। तो क्लेप्टोमैनिया, मैनिया मतलब क्या होता है? मैनिया और मैनियक हम किसको बोलते हैं? जिसको कुछ मतलब कुछ करने का एक एक्सेसिव एक ऑब्सेशन रहता है, एक एक्सेसिव डिजायर रहता है। अगर कुछ चीजों से वो ऑब्सेस्ड है तो उसको एक मैनिया बोलते हैं, और वो आदमी को और इंसान को मैनियक बोलते हैं। ठीक है, तो क्लेप्टोमैनिया दैट इज क्या है कि अगर चोरी करने का कोई एक्सेसिव ऑब्सेशन हो, तो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, तो उसको हम क्लेप्टोमैनियक बोलते हैं। क्लेप्टोमैनिया मतलब अगर आपको चोरी करने का स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो उसको क्लेप्टोमैनिया बोलते हैं। ओके, अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। ओके, सो ये 6 टाइम्स पूछा गया है एसएससी में। नेक्स्ट है इटिनररी। इटिनररी क्या होता है कि ये अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी बात उठता है तो हम ये इटिनरी वर्ड को देखते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, अगर राफली मैं कहूँ तो अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो आप किस दिन कहाँ पे जाओगे, क्या करने वाले हो, किस टाइम में कहाँ जाने वाले हो, ये डे टू डे आपका पूरा ट्रैवलिंग का जो चार्ट रहेगा, हमारे पास एक चार्ट रहता है ना, हम किस दिन क्या करने वाले हैं, इसको अगर मैं रफली आपको समझाना चाहूंगी तो इसको इटिनररी बोलता है। ओके, मतलब आप जो जर्नी करने वाले, जो प्लान, जो ट्रैवल आपका होने वाला है, उसका पूरा प्लान, उसका पूरा आपका एकदम डे बाय डे जो भी आपका होने वाला है उसका एक रूटीन। ओके, तो क्या है कि आप प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। ओके, आपका पूरा जर्नी का प्लान, जहां पे मतलब किस डायरेक्शन में जाओगे, क्या आपका जाने का रूट होने वाला है, क्या क्या प्लेसेस आप विजिट करोगे, सब कुछ आपके प्लान में रहेगा। इसको हम इटिनररी बोलते हैं। ये 6 टाइम्स एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है हिपोक्रेट। हिपोक्रेट और हिपोक्रेसी ये हम बहुत यूज करते हैं। मतलब क्या है कि जो आप हो नहीं वो आप लोगों को दिखा रहे हो। जैसे कि हम बोलते हैं शो ऑफ भी बोल सकते हैं, मतलब जो मैं हूं नहीं, जो आप एक्चुअल में हो नहीं, बट लोगों को दिखा रहे हो कि हाँ तुम ये हो। प्रिटेंड करना। ओके, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी, जो वो एक्चुअल में नहीं है, व्हाट ही इज नॉट एक्चुअली। ओके, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। ओके, सो ये 6 टाइम्स पूछा गया है एसएससी में। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रियाक। ये हाइपो आपने पढ़ा है ना, हाइपोथेटिकल। ओके,
हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब क्या है कि आप बीमार हो ऐसा आप सोच रहे हो, मतलब ये आपका इमेजिनेशन है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो। बहुत ज्यादा अगर कोई अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो जाए जो एक्चुअल में नॉर्मल नहीं है, मतलब एबनॉर्मली एंग्जियस अगर आप होने वाले हो, एबनॉर्मली एंग्जियस अगर आप होना स्टार्ट कर देते हो अपने हेल्थ के बारे में, तो वो हो जाता है हाइपोकॉन्ड्रिया। मतलब आप बीमार नहीं हो बट आप इतनी ऑब्सेस्ड हो अपने हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरा ये हो रहा है, जो आपको एक अंदर ही अंदर एक इलनेस आपको सोचने में मजबूर कर रहा है कि हाँ आप इल हो। ओके, A person who suffers from an imaginary illness, abnormally anxious about his health, is called hypochondriac. स्पेलिंग जो है अच्छे से देखना है, हाँ ये स्पेलिंग। ओके, चलो नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का बहुत अच्छा एक सिनोनिम भी है, इसका है इम्प्रॉम्प्टू। ओके, इम्प्रॉम्प्टू मतलब क्या है कि अगर ऐसा कुछ आपका कंडीशन हो जाए कि आप तैयार नहीं हो, मतलब आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन देना है, कोई कहीं पे आपको स्पीच देना है बट आपने स्पीच रेडी नहीं किया, मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन आपको अभी वो स्पीच डिलीवर करना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन है इसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं, मतलब आप कोई प्रेजेंटेशन और कोई स्पीच देने वाले हो जो आपने पहले से रेडी नहीं किया है, विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन आपको एकदम डायरेक्टली वहां पे डिलीवर करना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। और इसका एक अच्छा सा सिनोनिम है जो एसएससी का फेवरेट है, वो है इम्प्रॉम्प्टू। ओके, A speech or presentation made without previous preparation. Okay, next. अच्छा, मैं बोलना भूल गई थी कि हाइपोकॉन्ड्रियाक ये भी 6 टाइम्स पूछा गया है, एक्सटेम्पोर ये भी 6 टाइम्स पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है कंस्टिलेशन। तो कंस्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स से, जो कि हम बचपन में पढ़े थे ना, ऐसे ज्योग्राफी में आता था कि ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके स्काई में ऐसा कुछ शेप बनाता है जिसको हम किसी भी नाम से उसको बुलाते थे उसके पर्टिकुलर शेप के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंस्टलेशन, मतलब अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एट हैज अ नेम। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्यों फॉर्म्स हुआ, ऐसा आप बोल सकते हो ना कि यहाँ पे तो स्टार्स है तो यहाँ पे क्यों फॉर्म्स हुआ, क्योंकि ये जो फॉर्म्स है ये इससे है रिगार्डिंग, मतलब सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है, मतलब आ ग्रुप ऑफ स्टार्स, आ ग्रुप ऑफ स्टार्स, आ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स। so this one is related to this subject verb. Okay, this verb is related to this a group of, मतलब one group of stars, बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप, एंड वो एक से रिगार्डिंग ये वर्ब है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब। ओके, चलो कंस्टलेशन भी 6 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। एक ऐसा कुछ मीम भी आता है ना शायद, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ऐसा कुछ शायद कुछ वेब सीरीज या कुछ और से होगा। तो क्रोनोलॉजी मतलब क्या है? क्रोनो इज रिलेटेड टू टाइम। ओके, अगर कोई इवेंट्स को हम उसके डेट वाइज अरेंज करें तो वो होगा आपका क्रोनोलॉजी। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ an arrangement of events or dates and the order of their occurrence. Okay, this is called chronology and ये भी 6 टाइम्स पूछा गया है एसएससी में। कार्टोग्राफर, दिस इज रिलेटेड टू मैप्स। ओके, जो लोग मैप ड्रॉ करते हैं उनको कार्टोग्राफर बोलते हैं एंड इसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। ओके, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, दैट इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर, एंड ये 6 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो इजीली टूट जाता है। ओके, जैसे कि ग्लास मतलब कांच इजीली टूट जाता है। ठीक है, तो उसका हम ब्रिटल बोल सकते हैं। ओके, लायबल टू ब्रेक इजीली इज कॉल्ड ब्रिटल। 6 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है एथेइस्ट। थेइस्ट एंड एथेइस्ट। एथेइस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक जो है। ठीक है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथेइस्ट।
6 टाइम्स पूछा गया है एसएससी में। आर्कियोलॉजी, देखिए ये आर्कियोलॉजी का जो स्पेलिंग है ना, ये प्रॉब्लम करता है, इसको आप लोग याद नहीं रखते हो। ये ए ई ओ 3 भावेले इसमें है, तीनों भावेल डाल दिया, ठीक है। सो आर्कियोलॉजी ऐसे आप मतलब प्रोनाउंस कर सकते हो जिससे कि आपको याद रहे, आर्कियोलॉजी। ओके, स्पेलिंग मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ARCHAEO, ओके, AEO एकदम मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, AEO। ओके, सो आर्कियोलॉजी याद रहेगा ना, ठीक है। एंड ये तो आपको पता ही है, जो एक्सकैवेशन करते हैं ना, जो हिस्टोरिक चीज के लिए हिस्टोरिकल साइट में जाकर जो एक्सकैवेशन होता है, एंड द स्टडी रिलेटेड टू दिस एक्सकैवेशन, ओके, द स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन हिस्ट्री एंड एक्सकैवेशन ऑफ साइट्स, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। ओके, मैं एक बार लिख देती हूँ। The study of human history and prehistory through excavation of sites is called archaeology. Next है, ये 6 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है abdicate। abdicate मतलब क्या है? अपना थ्रोन, अपना सिंहासन अगर किसी के लिए गिव अप कर दे, मतलब छोड़ दे किसी के लिए, तो उसको हम abdicate बोलते हैं, मतलब त्याग कर देना, सैक्रिफाइस कर देना अपना ऑथोरिटी। ओके, दैट इज कॉल्ड abdicate। ओके, टू गिव अप, To give up one's authority or throne is called abdicate। ये 6 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक मतलब क्या है? अगर कोई ग्लास ओपेक है तो हम इस साइड से ग्लास का उस साइड को नहीं देख पाएंगे। दैट मीन्स जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकता, जिससे हम क्लियरली देख नहीं सकते, अनक्लियर है। ओके, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसके द्वारा लाइट पास नहीं हो सकता, जो क्लियर नहीं है, इसको बोलते हैं ओपेक। ओके, ये 7 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस क्रिमिनल, ऐसा बोलता है ना, कुख्यात, मतलब नोटोरियस क्रिमिनल। ओके, मतलब नेगेटिव वर्ड के लिए हम नोटोरियस यूज करते हैं, जो मतलब अपने बुरे होने के लिए जाने देते हैं। ओके, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, खराब होने के लिए जो जाना जाता है उसको बोलते हैं नोटोरियस। 7 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफर। कुछ वर्ड्स पहले आपने पढ़ा ना, कार्टोग्राफर। ओके, कार्टोग्राफर इज रिलेटेड टू मैप्स एंड लेक्सिकोग्राफर इज रिलेटेड टू डिक्शनरीज। ओके, हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। ओके, a person who writes and edits dictionaries is called lexicographer। okay, 7 times पूछा गया है एसएससी में। इनफॉलिएबल, इनफॉलिएबल मतलब जिसके द्वारा कभी गलत कुछ नहीं हो सकता, जो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। जैसे कि इनएलिजिबल, इन पहले लगा दो तो इनएलिजिबल मीन्स नॉट एलिजिबल। ओके, सो इनफॉलिएबल मतलब जिससे गलत कुछ नहीं हो सकता, जो मिस्टेक कभी नहीं कर सकता। ओके, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। One who cannot make mistake is called infallible and ये 7 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है गलिबल। गलिबल मतलब कि जिनको मतलब बुद्धू बनाया जा सकता है, सीधा बात, बुद्धू बनाया जा सकता है, मतलब कुछ भी बता दो वो विश्वास कर लेगा, इजिली उनको कुछ भी बता विश्वास कर लेगा। ओके, जिसको इजी तरीके से डिसीव किया जाता है उसको बोलते हैं गलिबल। ओके, वन हु इज इजिली डिसीव्ड। ये 7 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है ग्रेगरियस। ग्रेगरियस मतलब जो ग्रुप में रहते हैं ना, उसको ग्रेगरियस बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग एनिमल है, कोई एनिमल ग्रुप में रहते हैं तो उसको ग्रेगरियस एनिमल बोलते हैं, ठीक है। बट ये मतलब ह्यूमन के लिए भी एप्लीकेबल होता है समटाइम्स, डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, ग्रेगरियस मतलब एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप, एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप। ओके, 7 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है फर्स्टिडियस। फर्स्टिडियस मतलब एक ढीठ, बोलते हैं ना, ढीठ आदमी है, मतलब कुछ भी करो, जितना भी करो, उसको मतलब उसका मन ही नहीं बढ़ता, उसको किसी भी तरीके से तुम पिघला नहीं सकते, ऐसा कुछ। ओके, मतलब उनको प्लीज करना बहुत डिफिकल्ट है। वन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। One who is difficult to please is called fastidious।
7 टाइम्स एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है कि बरी कर देना, मतलब किसी को आपने ब्लेम किया था, कोई कारण की वजह से आपने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया था, जो आप अभी वो इल्जाम से आप उनको फ्री कर रहे हो, मतलब दोष मुक्त करना किसी को, जिस वजह से आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था उनसे आप उसको फ्री कर रहे हो। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। ओके, To free somebody from all blame is called exonerate and ये 7 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मतलब क्या है? जो अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, मतलब वहां पे ही रहने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, जो अपने कंट्री को छोड़ देते हैं। अच्छा, ये तो होगा इमिग्रेंट, और एक होता है इमिग्रेंट। ओके, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इमिग्रेंट का क्या मतलब होता है। दोनों का ही सेम टाइप का ही मतलब होता है, मतलब दोनों का ही मीनिंग सिमिलर है। ओके, इमिग्रेंट मतलब कि कोई अगर अपने देश को छोड़ के कोई दूसरे देश में चले जाते हैं वहां पे रहने के लिए, वो इमिग्रेंट होता है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इमिग्रेंट क्या होता है। ओके, एंड ये इमिग्रेंट 7 टाइम्स एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। मैं एक बार इसका मीनिंग जो है मैं लिख देती हूँ। A person who leaves his country to live in another. Okay, चलिए नेक्स्ट है शेफर। इसका जो स्पेलिंग है ना अच्छे से देख लेना, ठीक है, CHAUFFEUR, ठीक है, मेरे साथ साथ आपको भी लिखना है। ओके, शेफर। तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली एक कार ड्राइवर है जो मोटर गाड़ी चलाता है, उसको बोलते हैं शेफर। मतलब जो एम्प्लॉयड है कोई भी कार चलाने के लिए, कोई प्राइवेट हो या हायर्ड कार चलाने के लिए जो एम्प्लॉयड होता है, मतलब वही उनका एम्प्लॉयमेंट होता है, तो उनको बोलते हैं शेफर। ओके, पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल मतलब सबको पता ही होगा। अच्छा, ये शेफर 7 टाइम्स पूछा गया है एंड ये कैनिबल्स भी 7 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। तो कैनिबल मतलब सबको पता ही होगा, ह्यूमन फ्लेश भी खाते हैं, उनको बोलते हैं कैनिबल। ओके, इसके साथ साथ आप तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तो आप जानते ही हो, बट वेगन जो अभी थोड़ा नया है, ट्रेंड है, सब लोग वेगन बनना चाहते हैं। अच्छी है हमारे मतलब सेहत के लिए एंड हमारे अर्थ के लिए, दोनों के लिए एक्चुअली अच्छा है वेगन। तो वेगन में क्या होता है कि जो वेजिटेरियन होता है वो एक्चुअली मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं। ओके, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि दूध हो गया, बटर हो गया, ये सब जो प्रोडक्ट्स है वो ये सब लेते हैं। बट जो वेगन है वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करते हैं, मतलब वो भी नहीं लेते हैं, मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेते, मतलब कोई भी एनिमल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट वो लोग कंज्यूम नहीं करते, जिसको वेगन बोलते हैं, ठीक है। तो कैनिबल मतलब अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। ओके, नेक्स्ट है इनऑडिबल। ऑडिबल मतलब क्या है? ऑडियो, ऑडियो से ऑडिबल, एंड ऑडिबल मतलब जो आप सुन पाते हैं, इनऑडिबल मतलब जो आप नहीं सुन पाते हैं। ओके, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड इज कॉल्ड ऑडिबल, इनऑडिबल, सॉरी। एंड इनऑडिबल 8 टाइम्स पूछा गया है। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड इज कॉल्ड इनऑडिबल। नेक्स्ट है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब समकालीन, मतलब अगर कोई इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई दोनों इंसान के बारे में अगर बात हो रहा है कि ये दोनों एक ही टाइम के बिलोंग करते हैं, एक ही टाइम के एज के बिलोंग करते हैं, मतलब एक ही टाइम जो एरा था वो टाइम बिलोंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि एक दूसरे का कंटेम्पररी है, ठीक है। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम और अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। ओके, दिस कॉल्ड कंटेम्पररी एंड ये 8 टाइम्स पूछा गया है। अगर आपको ये सेशन बेनिफिशियल लग रहा है तो काइंडली आप ये अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, क्योंकि ये जो वर्ड्स है, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का जो वर्ड्स है ये मोस्ट आस्क्ड है, मतलब मोस्ट रिपीटेटिवली ये पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में। तो आप कोई भी अगर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अगर पॉसिबल है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है एम्बिडेक्स्ट्रस, कि अगर कोई अपना दाएं हाथ एंड बाएं हाथ इक्वली अच्छी तरीके से यूज कर सकते। जनरली इन जनरल क्या होता है कि हम राइट हैंड से लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं। ओके, लेफ्टी होता है, बट अगर ऐसा है मतलब दोनों हाथ से लिख सकते हैं, जैसे कि 3 इडियट्स में दिखाया गया था। तो अगर दोनों हाथ से लिख सकते हैं, क्या आता है, दोनों हाथ ही अच्छी तरीके से इक्वली काम में लगाना, मतलब इक्वली यूज करना आता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एम्बिडेक्स्ट्रस। ओके,
ये 8 टाइम्स पूछा गया है। Able to use the left and right hand equally well. Okay, next है altruist. Altruist मतलब जो दूसरे के लिए, मतलब दूसरे के अच्छे के लिए काम करते हैं। ओके, जो someone who makes charitable donations intended to increase human well-being. मनुष्य के अच्छे के लिए जो काम करते हैं और जो डोनेशंस करते हैं उनका हम बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। ये 8 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है accomplice. That means a partner in crime. Okay, accomplice is a partner in crime। और आप बोल सकते हो कि कोई भी आप कुछ गलत कर रहे हैं उसमें आपका साथ दे रहा है, कोई क्राइम और कुछ भी गलत आप करने जा रहे हो उसमें आपको जो साथ दे रहा है, उसमें आपका जो दोस्त बन रहा है उसका accomplice बोल सकते हैं। ठीक है, 8 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया एक इमेजिनरी एक सोसाइटी है। ओके, एक इमेजिनरी एनवायरनमेंट है जहां पे सब कुछ अच्छा है, मतलब सब कुछ परफेक्ट है, सब बहुत खुश है, सबके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा तो एक्चुअल में नहीं होता है, ऐसा रियल में कभी भी नहीं हो सकता कि सब एक साथ खुश है, सबका एक साथ भला हो रहा है। ठीक है, तो यूटोपिया इज एन इमेजिनरी सोसाइटी। 9 टाइम्स पूछा गया है यूटोपिया, तो इसका मतलब ये है कि एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरी वन इज हैप्पी। मतलब एक आदर्श, एक मतलब सोसाइटी के बारे में बात हो रहा है। ओके, प्लेस, और ये गवर्नमेंट की तरह भी, मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सब बोल सकते हो कि आप प्लेस और एन आइडल परफेक्शन, स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट, सोशल कंडीशन, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो वैसा वाला एक सोसाइटी है, इसको बोलेंगे हम यूटोपिया। ओके, नेक्स्ट है स्टोइक। स्टोइक मतलब जो कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ सहन कर सकता है विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स। मतलब वो जो पेन फील कर रहा है वो, और वो जो दर्द में है, वो आप उसको देख के नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशन में वो नहीं लाएगा। विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी कंप्लेनिंग। ओके, होते हैं ना ऐसा बहुत लोग जिसका सहन करने का जो क्षमता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके अंदर क्या चल रहा है उनके एक्सप्रेशन से हमें समझ नहीं आता, क्योंकि वो कभी भी वो कंप्लेन नहीं करेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो कंप्लेन नहीं करेंगे, उनका फीलिंग्स में, उनका बातों में वो एक्सप्रेस ही नहीं होगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो ये सब टाइप के लोग को हम स्टोइक बोल सकते हैं। ओके, पेन एंड और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स। ओके, स्टोइक ये 9 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है इलेजिबल। लेजिबल एंड इलेजिबल, जैसे कि अभी मेरा हैंड राइटिंग लेजिबल है कि नहीं वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आई नो मे बी थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है आपको समझने में, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रही हूँ। लेजिबल मतलब जो आप समझ सकते हो, मतलब जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो हैंड राइटिंग जो आप पॉसिबल है रीड करना, जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको बोलते हैं लेजिबल। इलेजिबल मतलब जो हैंड राइटिंग इम्पॉसिबल टू रीड है, मतलब पढ़ ही नहीं सकते, इतनी खराब हैंड राइटिंग है। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताना कि मेरा जो हैंड राइटिंग अभी चल रहा है वो लेजिबल है या इलेजिबल है आपके लिए। ओके, एंड इलेजिबल ये 9 टाइम्स एसएससी में पूछा गया है। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू रीड। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये फोबिया के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पहले एक मैनिया आया था ना, क्लेप्टोमैनिया। ओके, तो एक मैनिया, फोबिया, ये सब के ऊपर कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया ये तो आई थिंक आपने सुना होगा। मतलब अगर कोई छोटी सी जगह पे, कोई स्मॉल प्लेस में अगर है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसका सफोकेशन होता है। सफोकेशन मतलब कि वो डर की वजह से वो सफोकेशन होता है, मतलब वो छोटी सी जो जगह है, छोटी सी जो प्लेस है, मतलब स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस है, उस टाइप का जगह से उनको डर लगता है, एंड इसलिए उनको सफोकेशन स्टार्ट हो जाता है कि मतलब जो डर की वजह से, तो उसको ही बोलते हैं फोबिया। मतलब एक टाइप का डर ही है, एंड वो किस चीज का है? क्लॉस्ट्रोफोबिया, मतलब छोटी जो स्मॉल कन्फाइंड प्लेस है, वो जगह में रहने के जो डर है, जो एक्सट्रीम फियर है, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, ये 9 टाइम्स पूछा गया है।
An extreme fear of being in a small confined place is called claustrophobia. Okay. Next है inevitable. Inevitable मतलब जो होके ही रहेगा, मतलब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते. समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो होना ही है, मतलब जैसे आपका सिलेक्शन होना ही है. मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो, डिले तो हो सकता है कुछ कारण की वजह से, आपके कारण की वजह से हो सकता है, कोई अनफॉर्चुनेट चीज की वजह से हो सकता है, बट आपका सिलेक्शन इनएविटेबल है, ये तो होके रहेगा. तो ऐसा एक जिद आपके मन में रहना चाहिए कि ये तो मैं करके रहूंगी, और करके रहूंगी मतलब करके रहूंगी. ओके, ये अवॉइड नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे कि आपका पढ़ाई कभी भी अवॉइड नहीं होना चाहिए. दिन में जो हो जाए, पढ़ाई कभी भी अवॉइड नहीं होना चाहिए. मतलब सब कुछ सेकेंडरी है. ओके, दिन में सब कुछ सेकेंडरी है, सिर्फ आपको पढ़ाई प्राइमरी होना चाहिए. पढ़ाई ऑलवेज प्राइमरी, क्योंकि ये पढ़ाई की वजह से आपका जो आगे का जिंदगी है, वो आगे का जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो सकता है. सब कुछ आपके तरह, मतलब आप जैसे चाहते हैं वैसा हो सकता है. तो इसलिए ये इसका कारण सिर्फ आपको पढ़ाई होना चाहिए, यही आपका प्राइमरी रीजन होना चाहिए. पूरा दिन में आपको पढ़ाई सिर्फ करना है, एंड सभी जो चीजें हैं, जो भी एंटरटेनिंग चीजें हैं, वो सभी आपको अभी सेकेंडरी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ दिन पहले वो अब आपका प्राइमरी बन सकता है अगर इसमें आप सफल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं तो. ठीक है. एनीवे, इनएविटेबल मतलब something that cannot be avoided is called inevitable. ये 10 times, okay, 10 times ये पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में. नेक्स्ट है incorrigible. ये illegible, inevitable, incorrigible, ये सब कॉमन है. ओके, कॉमन है इसलिए ये मोस्ट आस्क्ड में. ओके, तो incorrigible ये भी 10 टाइम्स पूछा गया है. incorrigible मतलब जो हम करेक्ट नहीं कर सकते. इन मतलब ही नहीं कर सकते. ओके, नो मतलब ये इनके अंदर छुपा हुआ है, जैसे कि इनकरेक्ट हो गया. ओके, तो इनकॉरेजिबल मतलब जो हम करेक्ट नहीं कर सकते, जो हम चेंज नहीं कर सकते. वन विच थिंग इज बियॉन्ड रिफॉर्म. ओके, One who cannot be corrected is called incorrigible. Next है epitaph. Epitaph क्या है? डेथ होने के बाद जो कॉफिन रहता है ना, वो कॉफिन के ऊपर जो उनके मेमोरी के लिए जो लिखा होता है, उनके समाधि के ऊपर जो उनके मेमोरी के लिए लिखा होता है, कि उसको ही हम एपिटफ बोलते हैं. ठीक है. An inscription on a tombstone in the memory of the person who has died is called epitaph. Okay. नेक्स्ट है एवियरी. एवियरी, एपियरी, ये सब तो आपने सुना ही होगा. ओके, 10 टाइम्स पूछा गया है. एवियरी मतलब एविस. एविस क्या होता है? पक्षी. ओके, बर्ड्स. ओके, तो एक ऐसी जगह जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है. ठीक है. एपियरीज क्या है? एपियरीज बीज. ओके, बीज के लिए जहां पे बीज रखा जाता है वहां पे एपियरीज बोलते हैं. ओके, एंड एवियरी मतलब जहां पे बर्ड्स को जहां पे रखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है ऑब्सोलेट. ऑब्सोलेट मतलब ऐसा कुछ चीज जो अभी और यूज नहीं होता है. ओके, अच्छा, एवियरी तो मैंने बोल दिया आपको 10 टाइम्स. एपिटफ भी 10 टाइम्स पूछा गया है. ठीक है. एवियरी हो गया. ऑब्सोलेट 11 टाइम्स. ओके, 11 टाइम्स पूछा गया है. क्वार्टी कीपैड वाला जो फोन होते हैं, शायद वो नहीं मिलता है अभी. तो क्वार्टी कीपैड वाला फोन अभी नो लॉन्गर टू यूज, क्योंकि कोई ऐसा टाइप का फोन अभी यूज नहीं करते, क्योंकि अभी सब स्मार्टफोन, स्क्रीन टच फोन आ गया है. तो इस टाइप का ऐसे चीज को हम ऑब्सोलेट बोल सकते हैं. शायद वो मिलता भी नहीं है अभी. ओके, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलेट. नेक्स्ट है पैनासिया. ये 14 टाइम्स, आई थिंक ये सबसे ज्यादा टाइम्स पूछा गया है, पैनासिया. ओके, पैनासिया मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपके सारी तकलीफ को दूर कर सकते हैं, कोई भी रोग से आपको मुक्त कर सकते हैं, कोई भी डिजीज से आपको मुक्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पैनासिया. ओके, अ solution for all difficulties or diseases is called panacea. नेक्स्ट है ब्लास्फेमी. ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है कि ईश्वर और ईश्वर से जुड़े कोई भी चीज के बारे में अगर आप कोई डिसरेस्पेक्टफुल बात करते हैं, कोई इंसल्टिंग बात अगर आप करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी. ओके, ब्लास्फेमी मीन्स अगर आप कोई भी मतलब गॉड से रिलेटेड, कोई सेक्रेट चीज से रिलेटेड कोई चीज जो आप बोल रहे हैं जो कि डिसरेस्पेक्टफुल है, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी. ओके, सो वर्ड्स अटर्ड
Words uttered impiously about God, the act of speaking irreverently about sacred things. Okay, reverence and irreverence. Okay, reverence means respect. ठीक है, so that is called blasphemy and ये 5 times हमारे SSC के एग्जाम्स में पूछा गया है. नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट से पहले एक चीज याद आया कि ये अभी आपको पढ़ा है ना, एवियरी एंड एपियरी. ओके, एपियरी अभी पढ़ा है आपको, जो जहाँ पे बीज रखा जाता है. तो अगस्त 20 को, हाँ अगस्त 20 को वर्ल्ड हनी बी डे था. ठीक है, अगस्त 20 को. ये एक्चुअली अगस्त महीने का जो 3rd सैटरडे आता है उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हनी बी डे. ओके, अगस्त का 3rd सैटरडे को. तो उस हिसाब से इस बार अगस्त 20 को 3rd सैटरडे था. सो दैट्स वाई इस दिन को मनाया गया है वर्ल्ड हनी बी डे. ओके, चलिए कौन सी क्वेश्चन में थे हम, 50 में. चलिए 51 है बुके. अब बुके का आप क्या ही बताए, बुके तो आपको पता ही है, बहुत सारे टाइप का फूल, और एक ही टाइप का फूल को अगर आप अच्छी तरीके से सुंदर तरीके से अरेंज करके सजा के अगर किसी को देते हैं एज अ प्रेजेंट. ओके, शादी में देते हैं, कोई दोस्त अपने दोस्तों को भी देते हैं, तो एक गिफ्ट की तरह हम देते हैं इसको, एक प्रेजेंट की तरह, तो उसको हम बुके बोलते हैं इसको. और क्या ही आपको एक्सप्लेन करें. एंड बुके जो है आपको 5 टाइम्स पूछा गया है. चलिए, गुलदस्ता, इसको हिंदी में जो बोलते हैं गुलदस्ता. ओके, चलिए नेक्स्ट है कैरावन. कैरावन मतलब क्या होता है, हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी. मतलब आजकल बहुत ट्रैवल ब्लॉग का ट्रेंड चल रहा है, आप लोग शायद देखे होंगे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे घूमने निकल जाते हैं कोई भी, तो वो उनका एक स्पेशल व्हीकल होता है जिसमें सब कुछ इक्विप्ड रहता है. मतलब जो भी रोजमर्रा की जो चीजें उनको लगेगा डेली लिविंग के लिए, वो सभी उसमें इंक्लूडेड रहता है. एक ऐसा व्हीकल है जिसको हम एज ए मोबाइल होम और एक कैंपर भी बोलते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैरावन. ठीक है, हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी. ओके, कैरावन आपको 5 टाइम्स पूछा गया है. नेक्स्ट है कैटलॉग. कैटलॉग हम ये वर्ड कब यूज करते हैं, अगर कोई भी अगर ऐसा कुछ है कि आपको डिजाइन, किसी चीज का डिजाइन चूज करना है, तो आपको एक ऐसा बुक मिल जाता है जहां पे बहुत सारे डिजाइन है एंड आप वहां से चूज करते हो, तो उसको ही बोलते हैं कैटलॉग. ओके, कैटलॉग मतलब अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो इसको बोलते हैं कैटलॉग. ये भी 5 टाइम्स पूछा गया है. नेक्स्ट है कोरियोग्राफर. मेनली जो आपको डांस सिखाता है, कोई भी डांस के लिए जो स्टेप्स होता है, जो मूव्स होता है कोई एक डांस पे. ओके, पूरा एक म्यूजिक के साथ साथ एक डांस को स्टेप बाय स्टेप सिखाना, ये होता है एक कोरियोग्राफर का काम. यही उनका प्लान करते हैं. वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड द मूव्स ऑफ अ डांस इज कॉल्ड कोरियोग्राफर. ओके, 5 टाइम्स हमारे एसएससी में ये पूछा गया है. नेक्स्ट है एडिबल. एडिबल मतलब क्या है, ये भी 5 टाइम्स पूछा गया है. एडिबल मतलब क्या है कि ऐसी चीज जो खाने के लिए फिट है. खाने के लिए सब बहुत सारे चीज होते हैं, बट सब तो फिट नहीं होता है ना, सब सुटेबल नहीं होता है हमारे हेल्थ के लिए. ओके, सो अ थिंग फिट टू बी इटन, ओके, इज कॉल्ड एडिबल. ओके, नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी क्या है, ये लॉजी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आता है. ये भी मैं आपको करवा दूंगी, ये वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का, ये लॉजी, फोबिया, मैनिया, ये सब. ओके, सो एंटोमोलॉजी क्या है, 5 टाइम्स से एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है. एंटोमोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के बारे में अगर एक स्टडी है. ठीक है, अ स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी. नेक्स्ट है आपका एपिलॉग. एपिलॉग होता है, प्रोलॉग होता है. ओके, एपिलॉग क्या होता है कि शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले. कोई भी ड्रामा चल रहा है या कोई प्ले चल रहा है आपके स्टेज में, ओके, कोई परफॉर्मेंस चल रहा है, उसका एंड में जो एक स्पीच होता है, कोई भी चीज शुरू करने से पहले एक स्पीच होता है, वो होता है प्रोलॉग. ओके, एंड जो आपके एंड करने के टाइम स्पीच होता है उसको बोलते हैं एपिलॉग. ओके, तो अ शॉर्ट स्पीच okay, a short speech at the end of a play is called epilogue. okay, 5 टाइम्स पूछा गया है. नेक्स्ट है फटाल. बोलते हैं ना फटाल एक्सीडेंट, आपने ये सुना होगा अगर अपने न्यूज पेपर पढ़ रहे हो या कोई भी आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, टीवीज देख रहे हो, टीवी में न्यूज देख रहे हो, तो ऐसा अगर कोई एक्सीडेंट के बारे में बात हो रहा है तो हम यूज करते हैं ऐसा फटाल एक्सीडेंट. मतलब न्यूज रिपोर्टर्स जो है वो ऐसे यूज करते हैं फटाल एक्सीडेंट. फटाल मतलब क्या है कि घातक. ओके, जो डेथ के लिए, मतलब जिसके वजह से डेथ हो सकता है और हुआ है. ओके,
causing और ending in death is called fatal. Okay, 5 times ये पूछा गया है. नेक्स्ट है फ्लोरिस्ट. फ्लोरिस्ट मतलब क्या है, जो फूल बेचते हैं. ओके, जो फूल बेचते हैं और बुके, जैसे कि हमने पढ़ा कि मतलब फूल को ऐसे अरेंज करके सुंदर करके सजा के जो बेचते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट. ओके, द पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट, दैट इज फूल वाला जो होता है. ओके, ये 5 टाइम्स पूछा गया है. नेक्स्ट है ग्लूटन. ग्लूटन मतलब क्या है कि वो जो बहुत ज्यादा खाते हैं. ओके, अगर हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वो तो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है ना. तो खाना ठीक है, बट जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड जो जरूरत से ज्यादा खाते हैं उनको बोलते हैं ग्लूटन. ओके, वन हु इट्स टू मच. ओके, चलिए ये 5 टाइम्स पूछा गया है. नेक्स्ट है आपका ऑनररी. ऑनररी क्या होता है कि ऑनररी एक पोजीशन होता है, एक कोई भी ऑफिस में एक ऐसा पोजीशन होता है, ऑनररी पोजीशन बोलते हैं, जहां पे आपको कोई एग्जैक्टली उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता है. मतलब वो पोजीशन के लिए, क्योंकि वो सम्मानित किया जाता है, आपको वो पोजीशन द्वारा सम्मानित किया जाता है, वो एक सम्मान के लिए वो पोजीशन है. उसके लिए कोई भी आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई फिनेंशियली आपको उसके लिए बेनिफिट नहीं मिलता है, बट वो आपके रिस्पेक्ट के लिए एक पोजीशन होता है जिसको हम बोलते हैं कि ऐसे ऑनररी पोजीशन. ओके, 5 टाइम्स एसएससी में पूछा गया है. होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे इज कॉल्ड ऑनररी. ओके, चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया. अभी हमने पढ़ा था ना एक फोबिया. ओके, तो हाइड्रोफोबिया मतलब, हाइड्रो मतलब क्या, पानी है. जिनको पानी से डर लगता है. ओके, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर. जिनको पानी से डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया. ये भी 5 टाइम्स पूछा गया है एसएससी में. नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट. मोहम्मद घोड़ी को, ओके आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद घोड़ी को आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं क्योंकि वो 17 टाइम्स हमारे भारत पर आक्रमण किया था. एंड वो बहुत सारे हमारे मंदिर, जो बहुत सारे हमारे भगवान की मूर्तियां तोड़ के गए थे, तो इसलिए उसका आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं मोहम्मद घोड़ी को. तो आइकोनोक्लास्ट अपने समझ गए होंगे क्या किसको बोलते हैं, कि जो ऐसे मतलब मूर्तियां जो तोड़ते हैं, जो ये सब डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड जो बिलीफ है हमारा, जो रिस्पेक्ट है, उसको अगर कोई ऐसे अटैक करते हैं तो उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट. ओके, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ. ओके, चलिए आइकोनोक्लास्ट 5 टाइम्स पूछा गया है. नेक्स्ट है इलिटरेट. लिटरेट एंड इलिटरेट. लिटरेट मतलब क्या है कि जो रीड एंड राइट कर सकते हैं. ओके, रीड एंड राइट अगर आप कर सकते हो तो उसको हम लिटरेट बोलते हैं. अगर आप रीड एंड राइट ये दोनों ही नहीं कर सकते तो इलिटरेट बोला जाता है. ओके, 5 टाइम्स पूछा गया है. नेक्स्ट है इनक्रेडिबल. आपने तो सुना ही होगा ना, इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, है ना, इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं. तो इनक्रेडिबल मतलब क्या, जो हम बिलीव नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स हमारे इंडिया में इतने सारे वर्सेटाइल कल्चर है, इतना डाइवर्स है हमारा कल्चर, तो इसलिए इसको इनक्रेडिबल बोला जाता है कि इनक्रेडिबल इंडिया मतलब दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड. ओके, 5 टाइम्स पूछा गया है. नेक्स्ट है इनसैटिएबल. ओके, सैटिएबल इज रिलेटेड टू समथिंग, सेटिस्फैक्शन, ऐसा लग रहा है ना आपको. ओके, तो वही है जिनको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते. दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इज कॉल्ड इनसैटिएबल. ओके, इनसैटिएबल, जिसके हमने बोला था ना, इन सामने एक लग जाएगा, जैसे कि इनकरेक्ट हो गया, इनऑडिबल हो गया, ओके, इनक्रेडिबल हो गया, अभी इनसैटिएबल. ओके, 5 टाइम्स पूछा गया है. सो दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. Okay, that which cannot be satisfied is called insatiable. Next है insomnia. Okay, insomnia मतलब क्या है कि वो एक एक्चुअली डिजीज की तरह ही होते हैं insomnia, जहाँ पे हम मतलब सो नहीं पाते ठीक से, हमें रात में नींद नहीं आता है, कंप्लीट जो हमें स्लीप ओवर चाहिए होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं insomnia. ओके, insomnia मतलब the condition of being unable to sleep over a period of time is called insomnia. Next है intestate. अगर कोई will मतलब उनका जो संपत्ति है वो उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद किसके पास होगा, क्या क्या उसका डिविजन होगा, ये सब will
बनाने से पहले ही अगर कोई मर जाते हैं और विदाउट मेकिंग अ विल, अगर उन्होंने विल बनाया ही नहीं तो उसको बोलते हैं इंटेस्टेट। ओके, सो वन हु डाइज विदाउट अ विल। नेक्स्ट है इरिवोकेबल। ओके, जो हम रिवोक नहीं कर सकते, जो हम रिवोक नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे इरिवोकेबल। दैट मीन्स विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। एक बार हो गया तो हो गया बस, उसको हम मतलब उसका उल्टा हम नहीं कर सकते। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक इज कॉल्ड रिवोकेबल। ओके, नेक्स्ट है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होता है कि अगर कोई अपने बचपन की और कोई भी पास्ट के बारे में ऐसा कुछ चीज, अब घटनाएं जो है वो चीज को हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। ठीक है, कुछ जो हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है, कुछ सेंटिमेंटल चीजें होता है, उसका हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। जैसे कि स्कूल के टाइम को याद करते हैं, ऐसा नॉस्टैल्जिक फीलिंग होता है कि स्कूल के टाइम हम कितने अच्छे थे, दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त थे, उसका खेलते रहते थे, ये सब होता था। तो ये सब हम जब याद करते हैं, वो सारे जो घटनाएं थे हमारे जीवन में, जो हमारे पास में, हमारे बचपन में, वो उस टाइम हम थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा इमोशनल फील करते हैं, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। ओके, चलिए तो नेक्स्ट है आपका न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट बहुत कॉमन है, 5 टाइम्स पूछा गया है एसएससी में। न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होता है कि जिनको कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक है। ठीक है, हमारे ऐसे बचपन में बहुत सारे शौक होते हैं, जैसे कि कोई डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज का नोट्स हो गया, कॉइन्स हो गया। सिर्फ बचपन में नहीं, बड़े होकर भी बहुत सारे लोग हैं जैसे जो ऐसे कॉइन्स कलेक्ट करते हैं या नोट्स कलेक्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज का। ठीक है, तो न्यूमिस्मैटिस्ट का मीनिंग ये होता है कि अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ओके, इसके साथ साथ मुझे और एक याद आ रहा है, फिलाटेलिस्ट, जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। आई थिंक शायद आगे जाके ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिलाटेलिस्ट। चलिए नेक्स्ट है ऑलिगार्ची। ऑलिगार्ची ये क्या है, गवर्नमेंट और रूल के रिगार्डिंग भी बहुत सारे बोनस एसोसिएशंस पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से ये एक है ऑलिगार्ची। ऑलिगार्ची क्या होता है कि अगर बहुत ही एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कोई अगर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट होता है तो उसको ऑलिगार्ची बोलते हैं। ठीक है, ऑलिगार्ची ये भी 5 टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड ऑलिगार्ची। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑमनिसेंट। ऑमनिसेंट मतलब क्या होता है कि जिनको सब पता है। ओके, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ऑमनिसेंट। ओके, अब जो भी करो इसका जो स्पेलिंग है ना वो बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑमनिसेंट। ओके, ऑमनिसेंट इसका मतलब है सर्वज्ञानी, मतलब जिनको सब पता है। 5 टाइम्स पूछा गया है ऑमनिसेंट। एंड इसके साथ साथ मुझे और भी 2 याद आ रहा है, एक है omnipotent और एक है omnipresent। ओके, omnipotent, पोटेंट इज रिलेटेड टू समथिंग पोटेंशियल, है ना। omnipotent मतलब क्या होता है, ऑलमाइटी। हमारे ऑलमाइटी को बोलते हैं कि omnipotent। ओके, एंड omnipresent मतलब यूनिवर्सल। ओके, omnipresent, omnipresent मतलब यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं omnipresent। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट। ओके, ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है कि आशावादी। ओके, जो हमेशा कोई भी चीज का पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स और पॉजिटिव साइड के बारे में सोचते हैं, है ना। वन हु ऑलवेज सीज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ओके, मतलब कोई भी चीज हो जाए हम हमेशा पॉजिटिव, हमें वैसे भी रहना चाहिए, है ना। ऑप्टिमिस्टिक तो हमें रहना ही चाहिए, ऑप्टिमिस्ट हमें बनना चाहिए। पेसिमिस्ट बिल्कुल भी बनना नहीं चाहिए, क्योंकि पेसिमिस्ट बन के हमारा फायदा क्या है। ओके, बेकार में किसी भी चीज का नेगेटिव सोच के हमें फायदा क्या है, कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है वन हु सी ब्राइट, वन हु सीज होगा यहाँ पे, हाँ, वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है पैट्रियट। पैट्रियट मतलब क्या है, देशभक्त, है ना। One who loves his country, one who supports and defends his country is called patriot, of course. Okay, जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, जो अपने कंट्री से अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, उसको बोलते हैं पैट्रियट। जो हमें ऑफ कोर्स बनना चाहिए, हमेशा अपने देश के लिए खड़े होना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब अगर आप रास्ते से पैदल जा रहे हैं। ओके, अगर आप रास्ते से पैदल जा रहे हैं मतलब कोई आप व्हीकल यूज नहीं कर रहे, आप कोई व्हीकल में ट्रैवल नहीं कर रहे, आप पैदल चल रहे, बाय वॉक। ओके,
बाई वॉक जा रहे हैं, वॉक्स ऑन फुट, ओके। अगर आप पैदल जा रहे हैं रास्ते से तो उसको हम बोलेंगे पेडेस्ट्रियन। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन, ओके। 5 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है फिलाटेलिस्ट। अरे मैंने अभी तो आपको बताया ना वो न्यूमिस्मेटिक्स के टाइम, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब हु कलेक्ट्स कॉइन्स एंड फिलाटेलिस्ट मतलब हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, ओके। हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलाटेलिस्ट, ओके। फिलाटेलिस्ट जो स्पेलिंग है आपको देखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट है सैक्रिलेज। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले आपको ब्लास्फेमी पढ़वाया ना, वो ब्लास्फेमी जो था वही सेम टाइप का ही है। सैक्रिलेज मतलब भी अगर कोई सैक्रेड चीज का, कोई होली थिंग्स का अगर कोई वायलेशन कर रहे हैं, कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उनको, तो उसको बोलते हैं सैक्रिलेज, ओके। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, ओके। वायलेशन ऑफ समथिंग violation of something holy or sacred is called sacrilege, okay। चलिए नेक्स्ट है सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट क्या है? ये है कि अगर कोई नींद में चलते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नींद में चलते हैं, नींद में चलने वाले को बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट, ओके। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलते हैं उनको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। और एक यहाँ पे है सोमनिलोक्विस्ट, मतलब वन हु टॉक्स इन स्लीप। नींद में जो बात करते हैं उनको बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट, ओके। नींद में जो बात करते हैं। एक है सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट मतलब ये है ना एम्ब्यूल, एम्बुलेंस जो है ना वर्ड, ओके। एम्बुलेंस जो वर्ड है वो ये एम्ब्यूल वर्ड से यहां से आया था, एम्बुलेंस, ओके। ये भी ये देखिए एम्ब्यूल मतलब कुछ ऐसे ही चलने वाला चीज है, ठीक है। तो ये भी देखिए सोमनम्बुलिस्ट, तो ये इसमें भी एम्ब्यूल है, ओके। तो ये भी वॉक्स अबाउट इन स्लीप। एंड सोमनिलोक्विस्ट मतलब जो बात करते हैं, नींद में जो बात करते हैं, वन हु टॉक्स इन स्लीप, ठीक है, ओके। चलिए ये आपको 5 टाइम्स पूछा गया है सोमनम्बुलिस्ट, ओके। नेक्स्ट है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन तो आपको पता ही है। एब्रिविएशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई बड़ी सी मतलब वर्ड है, हाँ, बट हमारे मतलब यूज करने के लिए, अगर अच्छे से मतलब इजीली यूजेज के लिए अगर हम उसको रिड्यूस करते, एक शॉर्टर फॉर्म में रिड्यूस करते, रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म, ओके। अगर कोई रिड्यूस कर मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है उसका जो यूजेज है उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए अगर हम शॉर्ट करें उसका फॉर्म, जैसे कि किलोमीटर। जब बचपन में हम लोग एग्जाम में जब साम कर रहे थे, तो अगर मैथ्स के एग्जाम में हमेशा अगर हमें जो अरिथमेटिक का क्वेश्चन आता था, अगर हमेशा हम किलोमीटर हमें तो यूनिट लिखना पड़ता था साइड में, है ना। तो 10 किलोमीटर, अगर हमेशा मैं 10 किलोमीटर पूरा लिखते जाओ तो उसमें क्या होगा, मेरा तो टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग क्या लिखते थे, 10 किमी, ओके। हम किलोमीटर को किमी KM में लिखते हैं। तो ये क्या होता है, एब्रिविएशन, ओके। एब्रिविएशन टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर अ होल, ओके। किलोमीटर अगर KM लिखा है तो हमें पता है कि ये किलोमीटर है। जैसे कि अगर मैं वोकैब बोलती हूँ तो आपको तो पता है ना वोकैब मतलब क्या है। वोकैबुलरी का एब्रिविएशन है, ओके। वोकैबुलरी का एब्रिविएशन है वोकैब, ओके। एब्रिविएशन, ये एब्रिविएशन का आपको ये जो स्पेलिंग है ना, ये स्पेलिंग भी अच्छे से देखना है, ठीक है। एब्रिविएशन 4 टाइम्स आपको पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, ओके। चलिए नेक्स्ट है एक्वास्टिक्स। एक्वास्टिक्स क्या है? एक्वास्टिक्स है स्टडी ऑफ साउंड्स, ओके। स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एक्वास्टिक्स, ओके। चलिए नेक्स्ट है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पहले तो इसका जो स्पेलिंग है एडोलेसेंस, ये जो स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग को अच्छे से आपको याद करना है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, देखते आपको ये लिखना है, ठीक है। आपका जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था को आपको एडोलेसेंस बोलते हैं। पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, ओके। चलिए नेक्स्ट है एजेंडा। बोलते हैं ना आपका एजेंडा क्या है, क्या आपका एजेंडा क्या है, आज के मीटिंग का एजेंडा क्या है, ऐसे पूछते हैं ना आपको। जो आप करने वाले हो, जो आपका काम अभी करने वाले हो, उसका एक लिस्ट, ओके। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड, ओके। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा, ओके। चलिए नेक्स्ट है
ये भी आपको 4 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है एमेच्योर। ये भी एक कॉमन है, इंस्टाग्राम बायो में दिखता है ऐसे, एमेच्योर फोटोग्राफर। ओके, सो एमेच्योर क्या होता है कि जो अपने मतलब एक हॉबी के लिए जो आप काम करते हो, जो आपका प्रोफेशन नहीं है। ओके, जो आपका एग्जैक्टली प्रोफेशन नहीं है, जो करके आप अर्न नहीं करते हो लाइफ में, बट वो आपका एक हॉबी है, आप एक प्लेजर के लिए, आप शौक के लिए, अपने शौक के लिए वो करते हो, उसको हम बोलते हैं एमेच्योर। ओके, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर rather देन एज अ प्रोफेशन, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, जो प्रोफेशनल नहीं है, बट उनको अच्छा लगता है इसलिए वो करते हैं, उसको बोलते हैं हम एमेच्योर। ओके, चलिए नेक्स्ट है एम्बिगुअस। अभी हमने एम्बिडेक्स्ट्रस पढ़ा ना, मतलब जो अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वली अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एम्बिडेक्स्ट्रस। अभी आ गए एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज का जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है, मतलब उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हम डेफिनेट नहीं है, वो एग्जैक्टली वही है, वो डेफिनेट नहीं है, थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है उनमें, उसमें एम्बिग्यूटी है, जो क्लियर नहीं है उसका सेंस कि वो कौन से सेंस में बोल रहा है, वो एक से ज्यादा सेंस के लिए भी यूज हो सकता है, ऐसे चीज को हम बोलेंगे एम्बिगुअस। ओके, तो capable of being understood in either of two or more possible senses, therefore not definite, is called ambiguous. Okay, चलिए नेक्स्ट है एमनेशिया। एमनेशिया अभी जितने भी वर्ड्स मैं अभी बताने वाली हूँ वो सभी एसएससी एग्जाम्स में 4 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है, तो मैं ये साइड में 4 लिख दूंगी, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ये 4 टाइम्स पूछा गया है, इसके बाद जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो एमनेशिया का क्या मतलब है? एमनेशिया एक एक्चुअली डिजीज है जिसमें हम मेमोरी लॉस होता है, ठीक है, जो एज होने पर भी ऐसा बीमारी दिखाई देता है, क्या पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, इज कॉल्ड एमनेशिया। चलिए नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या है कि अ फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, मतलब एक ऑफिशियल पार्डन, एक क्षमा मांगना। ओके, एन ऑफिशियल पार्डन, an official pardon is called amnesty. Okay, amnesty, the formal act of liberating someone. Next है एंकर। एंकर तो आपको पता ही होगा, जो टीवी प्रोग्राम्स में, जो रेडियो में जो प्रेजेंट करते हैं, पूरे प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं, उनको बोलते हैं एंकर। हु प्रेजेंट्स अ रेडियो प्रोग्राम और टीवी प्रोग्राम, ठीक है, इज कॉल्ड एंकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिवर्सरी। ये और क्या ही आपको समझाए, है ना। एनिवर्सरी मतलब एक सेम डेट पे अगर कुछ साल पहले या लास्ट ईयर में कुछ अगर स्पेशल हुआ था, कुछ इवेंट हुआ था, तो उसको हम नेक्स्ट ईयर में सेम डेट पे अगर सेलिब्रेट करें, सेम डेट में उसका सालगिरह होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एनिवर्सरी। ओके, चलिए नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट ये आपने तो फिल्म वगैरह में सुना होगा कि अगर कोई पॉइजन है उसको नलिफाई करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंटीडोट। ओके, मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, मतलब आपको पॉइजन दिया गया है, वो पॉइजन का अगर आपको नलिफाई करना है, पॉइजन का अगर रोकना है, तो हमें एंटीडोट देना पड़ता है, ठीक है। अब मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट। ओके, नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है? एक ग्लास टैंक जैसा है जिसमें फिश वगैरह या वाटर प्लांट्स वगैरह रखते हैं। सब अपने घर पर एक ऐसा शौक के लिए लोग रखते हैं कि फिश रखते हैं, उसमें उसके अंदर वाटर प्लांट्स वगैरह होता है, ठीक है, एक ग्लास टैंक है सिंपली, तो इसको बोलते हैं एक्वेरियम। ओके, चलिए नेक्स्ट है आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो तो अपने ज्योग्राफी में आपने शायद पढ़ाई होगा आर्कीपेलागो, ठीक है, द्वीप समूह, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो द्वीप समूह, इसको बोलता है आर्कीपेलागो, जो कि है एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड। चलिए नेक्स्ट है आर्काइव्स। आर्काइव्स मतलब क्या है कि जहां पे कोई रिकॉर्ड्स रखा जाता है, द प्लेस वेयर पब्लिक और गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अपना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखते हैं, उसको बोलते हैं आर्काइव्स। ओके, The place where public, government or historical records are kept is called archives. Okay, चलिए नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस पहले हमने पढ़ा था क्या, ओलिगार्ची, है ना।
ऑलिगर्ची पढ़ा था हमने कुछ क्वेश्चंस पहले, जहाँ पे क्या बोला था, गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ओके। बट ये क्या है, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टो, यहाँ पे कोई आर नहीं है, ओके। एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है, मतलब अगर कोई नोबल पीपल के द्वारा, और जो 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 थोड़ा सा तो हाई क्लास पीपल होता है, ओके, हाई सोशल ऑर्डर का जो लोग होता है, उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट बनता है तो हम उसको बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी, मतलब एरिस्टोक्रेटिक जो पीपल है, एरिस्टोक्रेट्स जो है, उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट बनता है तो उसको बोलते हैं हम एरिस्टोक्रेसी, द गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ओके, इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट है एस्केटिक। एस्केटिक मतलब वो वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, मतलब तपस्वी जो होते हैं, तपस्वी जो स्टोइक, कुछ पहले पढ़ा था ना, स्टोइक जो एंड्योर्स पेन, और मतलब जो अपने दर्द को छुपा के रखते हैं, मतलब लोगों को दिखाते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक्सप्रेशन नहीं देते, कंप्लेन नहीं करते, उसका हम बोलते हैं स्टोइक। एंड ये एस्केटिक क्या है, ये तपस्वी, मतलब जो अपने कोई भी बॉडीली प्लेजर या कोई भी सब टाइप का प्लेजर से अपने आप को एकदम डिनाई कर दिया है, तपस्वी लोग हैं, उनको बोलते हैं एस्केटिक, ओके। One who denies oneself ordinary bodily pleasures is called ascetic. Next है astronomy. Astronomy क्या है? Astronomy है the scientific study of celestial bodies like sun, planet, moon. ये सब का जो scientific study होता है ना, उसको बोलते हैं astronomy. Astronomy मेरा स्पेशल पेपर था मेरे MSc का, मैंने MSc इन फिजिक्स किया है, तो वहाँ पे मेरा स्पेशल पेपर था एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। 4th सेमेस्टर में हमारा था ये स्पेशल पेपर। एनीवे, सो ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी है ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, प्लैनेट, स्टार्स, मून, ये सब, ओके। चलिए नेक्स्ट है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल क्या होता है, अगर दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है तो उसको हम बाइलिंगुअल, अवेलेबल इन बाइलिंगुअल ऐसा बोलते हैं। तो बाइलिंगुअल मतलब जो अ पर्सन हु कैन स्पीक इन 2 लैंग्वेजेस, ओके, अ पर्सन हु कैन, अगर दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं तो उसको हम बाइलिंगुअल बोलेंगे, ठीक है। चलिए ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी भी अभी एरिस्टोक्रेसी जैसे है, वैसा ही ब्यूरोक्रेसी, वैसे ही ऑलिगर्ची, ये सब क्रेसी, मतलब ये सब शासन और गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ओके। अ गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, अगर ब्यूरोक्रेट्स द्वारा कोई गवर्नमेंट रन हो रहा है बाय ब्यूरोक्रेट्स, मतलब क्या है, बाय ऑफिशियल्स ऑफ अ स्टेट, ओके, बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट के द्वारा अगर कोई गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट है बरो। बरो मतलब क्या होता है कि मिट्टी खोद के अगर अंदर रहते जो एनिमल्स, उसको हम वो जो जगह है, उनका जो बसवास के लिए जो जगह है, उसको बोलते हैं बरो, ओके। होल एक्सकैवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग पर्पस के लिए अगर कोई hole excavated by an animal as dwelling is called burrow, okay। चलिए 100th क्वेश्चंस आ गया, ओके। 100th क्वेश्चंस क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट का क्या ही बताए, जो डॉक्टर हार्ट डिजीज के लिए हम दिखाते हैं, हार्ट डिजीज और जो हार्ट के ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कुछ पहले हमने कैनिबल पढ़ा था, उसमें हमने वेगन डिस्कस किया था। तो कार्निवोरस क्या होता है, एनिमल्स को, जैसे कि टाइगर, लायन, ये सब कार्निवोरस होते हैं क्योंकि ये मीट खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स हु ईट मीट इज कॉल्ड कार्निवोरस, ओके। चलिए नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफर हमने पढ़ा था, है ना, कार्टोग्राफर हमने पढ़ा था, हु ड्रॉज मैप्स, ओके। तो कार्टोग्राफी क्या होगा, उसका जो स्टडी है, उसका जो आर्ट है, जिसके द्वारा ड्राइंग किया जाता है मैप्स, है ना, ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, है ना। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, ओके। चलिए कांग्रीगेशन क्या होता है कि अगर कोई रिलीजियस प्लेस का गैदरिंग हो रहा है तो उसको हम कांग्रीगेट करना और कांग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस और एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जो वर्शिप करना चाहते हैं उनका अगर असेंबली हो तो वो उसको बोलते हैं कांग्रीगेशन, ओके। तो कांग्रीगेशन क्या हो गया, अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, ओके। चलिए नेक्स्ट है कॉनज़ोर।
कॉनज़ोर क्या है? ये एकदम इस पक्ष के शुरुआती आई थिंक सेकंड पेज में कॉनज़ोर है, ठीक है। कॉनज़ोर क्या है कि who has a man, a person or a man who has knowledge a lot about the food, music, art is called connoisseur, okay। connoisseur का स्पेलिंग भी बहुत आता है, ठीक है। इधर डबल एन है, यहाँ पे डबल एस है, तो connoisseur पढ़ने के साथ साथ स्पेलिंग भी आपको लिखना है कि CONNOISSEOR is called connoisseur। and connoisseur किसको हम बोलेंगे? a person who knows a lot। चलिए नेक्स्ट है कॉन्वालेसेंट। कॉन्वालेसेंट का क्या मतलब है? इसका भी आपको स्पेलिंग देखना है। ये थोड़ा बड़ा टाइप का वर्ड्स है, थोड़ा सा बिगर वर्ड्स है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, सो इसलिए ये इस टाइप का वर्ड का ध्यान से आपको इसका स्पेलिंग देखना है। कॉन्वालेसेंट, ओके। कॉन्वालेसेंट मतलब हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इल थे, डिजीज था उनका कुछ, बट उससे वो रिकवर कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे कॉन्वालेसेंट, ओके। A man who is recovering from illness is called convalescent। चलिए नेक्स्ट है credulous। credulous मतलब ये credulous like आपने gullible पढ़ा था ना, who can be easily deceived kind of उस टाइप का है कि जो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, okay। a person who readily believes others। A person who readily believes others easily is called credulous, okay। चलिए नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। ये भी लॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी और स्टडी से रिलेटेड है, ओके। ये स्किन डिजीज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस। अगर हमारे त्वचा पे, अगर हमारे फेस पे अगर कुछ होता है, पिंपल्स वगैरह, तो हम किसके पास जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो स्किन डिजीज के लिए स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, ओके। चलिए नेक्स्ट है डॉर्मिटोरी। अगर हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं अकेले, या हमें लो बजट पे घूमना है, तो हम डॉर्मिटरी के लिए सर्च करते हैं, ओके। डॉर्मिटरी में क्या होता है कि ऐसा लार्ज एक रूम होता है, बहुत सारे, बहुत मतलब बड़ा एक रूम होता है, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा सिंगल बेड रहता है, सिंगल बेड रहता है, जो बेड रेंट में मिलता है, तो उसको ही बोलते हैं डॉर्मिटरी। मतलब एक लार्ज बेडरूम होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, बेड वाइज वहाँ पे रेंट पे मिलता है, तो ऐसे डॉर्मिटरी। और एक स्कूल और इंस्टीट्यूशन में भी ऐसे मिलता है, स्कूल का जो हॉस्टल होता है वहाँ पे भी ऐसा टाइप का कुछ सिस्टम होता है, तो उसको भी डॉर्मिटरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ड्रॉ। पेंसिल स्केच वाली ड्रॉ नहीं है ये, ठीक है। ये ड्रॉ है जहाँ पे कोई भी किसी का भी पल्ला भारी नहीं होता है, दोनों ही अगर जीत जाते हैं, ओके। जहाँ पे दोनों का ही स्कोर अगर सेम रहता है, तो क्या करें? तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं कि ये मैच ड्रॉ हो गया, वेयर इन विच नो वन विन्स। अ गेम इन विच नो वन विन्स इज कॉल्ड ड्रॉ। मतलब कोई भी जीता नहीं है, ठीक है, दोनों का ही स्कोर अगर सेम है, तो कोई कैसे जीतेगा? नेक्स्ट है एफेमिनेट। एफेमिनेट क्या है? जो एक मेल पर्सन अगर फीमेल की तरह बिहेव करे, उनका एटीट्यूड अगर फीमेल की तरह है, मोर लाइक फीमेल देन एज अ मेन, तो उनको हम एफेमिनेट बोलते हैं, ठीक है। वैसे भी आजकल हमारे थॉट्स बहुत लिबरेट हो चुका है, हम बहुत लिबरेट मेंटेलिटी के हो चुके हैं, तो ऐसे हम किसी को भी जज नहीं करते। बट ये इंग्लिश का वर्ड है, तो इस इंग्लिश का वर्ड को तो हमें पढ़ना ही है कि अगर मैनली बिहेवियर कोई अगर मेल पर्सनालिटी का ना हो, उनका मैनली बिहेवियर से ज़्यादा अगर फीमेल टाइप का बिहेवियर हो, तो उनको हम एफेमिनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एगोटिस्ट। एगोटिस्ट मतलब जो बहुत खुद को ही लेकर बातें करते रहता है, मतलब वो खुद के धुन में है, मतलब वो सर हमेशा मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, अगर हमेशा खुद की प्रशंसा करता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं इगोटिस्ट, वन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, ओके। ये एक इगोटिस्ट है, और एक होता है इगोइस्ट। कोई मुझे बता सकता है कि इगोइस्ट एंड इगोटिस्ट इसमें डिफरेंस क्या है?
ओके, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कोई ना कोई मुझे ये बताएगा कि इगोइस्ट और इगोटिस्ट का डिफरेंस क्या है। इगोटिस्ट तो मैंने बोल ही दिया, जो खुद के बारे में बहुत बातें करता है उसको इगोटिस्ट बोलते हैं। बट इगोइस्ट किसको बोलते हैं? खुद के बारे में प्रशंसा करते हैं उसको इगोटिस्ट बोलते हैं। बट इगोइस्ट किसको बोलते हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कोई ना कोई इसका आंसर जरूर बोलेंगे। एंड मैं ऑफ कोर्स ये कमेंट करके, आपके कमेंट के बाद ही मैं ये कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चलिए, इगोटिस्ट हो गया। नेक्स्ट है एलिगी। एलिगी क्या है कि अगर सिंपली कहे कि शोक गीत, मतलब कोई अगर किसी का अगर डेथ हो गया है उसके बारे में अगर किसी ने उनका प्रशंसा करते हुए अगर किसी ने कोई कविताएं लिखा है और कुछ उनके लिए अगर कुछ ऐसे गीत टाइप का कुछ लिखा है जो जिनका जस्ट डेथ हुआ है, टू एक्सप्रेस अबाउट हिज फीलिंग्स अबाउट द डिसीज्ड वन। ओके, तो तब उसको हम बोलते हैं एलिगी। ओके, मैं और आपको नहीं बोल रही हूँ, ये सभी 4 टाइम्स पूछा गया है, अभी कंटिन्यू हो रहा है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था आपको। ठीक है, तो अ पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डेड इज कॉल्ड एलिगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का भी जो स्पेलिंग है अच्छे से देख लेना है। ठीक है, एम्बेजलमेंट डबल जेड है। एम्बेजलमेंट में मतलब क्या होता है कि अगर जो मानी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया है, अगर कुछ पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप गलत फायदा उठा रहे हो तो उसको एम्बेजलमेंट बोलते हैं। एन एक्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। ओके, An act of misappropriation of money is called embezzlement. Okay, चलिए नेक्स्ट है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, यूथेनेशिया अभी बहुत सारे देश में, बहुत सारे कंट्री में लीगल हो चुका है। यूथेनेशिया क्या है? इच्छा मृत्यु। मतलब ऐसा बहुत सारे कंडीशन होते हैं हमारे जीवन में, अगर बहुत कठिन कोई अगर डिजीज से कोई जूझ रहा है, किसी को बहुत तकलीफ हो रहा है, तो उसको और उसके फैमिली को ये राइट होता है कि उनके इच्छा मृत्यु के लिए वो अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंट्री में ऑलरेडी ये लीगल हो चुका है। उसमें क्या होता है कि जो ऐसे बहुत दिनों से अगर ऐसे पेन में है, ऐसे दर्द में है, जिनका मतलब जीना भी मरने से भी बदतर हो गया है, ऐसा अगर जिंदगी है, तो उसमें इच्छा मृत्यु के लिए वो अपील करता है। वो एक्सेप्ट होने के बाद उनको कोई एक पेनलेस डेथ दिया जाता है, कोई इंजेक्ट करके या कुछ भी ऐसा है रूल वहाँ पे, जो भी है सिस्टम, तो इसको बोलते हैं यूथेनेशिया। ओके, यूथेनेशिया के बारे में ऐसे वगैरह भी आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यूथेनेशिया के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ओके, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। इनक्योरेबल मतलब जो क्योर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जिनोसाइड। जिनोसाइड के बारे में हमने हिस्ट्री में बहुत सारे पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे वॉर में ऐसा हुआ था, एंड में जाकर जिनोसाइड मतलब क्या है? पूरा एक कंट्री का एक जो रेस होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, पूरा वो कंट्री पीपल को ही पूरा एकदम खत्म कर देते हैं, उनका मर्डर करके। ऐसे बहुत सारे वॉर में दिखा गया है हिस्ट्री में, तो उसको बोलते हैं जिनोसाइड। ओके, A murder of a whole race or a group of people is called genocide. नेक्स्ट है हॉराइजन। हॉराइजन तो आपको पता ही है, एक लाइन है जहाँ पे जाके आपका लैंड एंड स्काई मिट करता है। एक्चुअली तो कभी भी मिट नहीं करता है, इमेजिनरी है। ओके, बट हमें ऐसा लगता है कि बहुत दूर ऐसे पूरा अगर खाली ज़मीन पड़ा हुआ है तो एंड में जाके ऐसे हमें लगता है कि हाँ एक लाइन है, एक एंड है जहाँ पे जाके आसमान और ज़मीन का मिलन हो रहा है। जैसे कि ये आपके समुद्र में भी दिखाई देता है। समुद्र में बहुत दूर अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पानी के साथ साथ जो ऊपर जो आसमान है वो भी मीट कर रहा है, ऐसा लगता है। ऐसा सेम ओके, सेम्स टू मीट द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट। लगता है कि मीट हो रहा है बट एक्चुअल में तो होता नहीं है ना। द लाइन व्हेन द लैंड एंड द स्काई सेम्स टू मीट। ओके, चलिए नेक्स्ट है इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल, ओके, यहाँ पे आई है। ओके, इनएक्सेसिबल स्पेलिंग भी अच्छे से याद करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ जिससे कि आपको बार बार
सुनाई दे एंड उससे आपको बार बार वो याद रहे कि एक्चुअल में क्या है। ओके, तो इनएक्सेसिबल मतलब जो आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, जिसका आप अप्रोच नहीं कर सकते उसका हम बोलते हैं कि इनएक्सेसिबल। बहुत ऐसी जगह है जिसको हम बोलते हैं कि इनएक्सेसिबल प्लेस है, मतलब वहां पे हम जा ही नहीं सकते। ओके, incapable of being approached is called inaccessible. नेक्स्ट है indefatigable। indefatigable, incorrigible हमें पढ़ा है, inaudible हमने पढ़ा है। ओके, तो ये है indefatigable। insatiable भी पढ़ा है ना, insatiable भी पढ़ा है, जिनको हम satisfied नहीं कर सकते। अब ये है indefatigable। डिफैटिग मतलब क्या है, जो टायर्ड नहीं होते हैं, जो एग्जॉस्ट नहीं होते, जो आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि कभी भी मतलब मेहनत करने से आपको टायर्ड नहीं होना है, कभी भी आपको मेहनत करने से आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है। ऐसा कभी भी लगना नहीं चाहिए कि बस बहुत हो गया और इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकती। ऐसा कभी भी आपके मन का अंदर नहीं आना चाहिए कि नहीं यही एंड है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। इससे ज़्यादा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, इसलिए आप ये लाइन में आए हो। ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा, जब भी ऐसा भनक भी लगे ना कि इससे ज़्यादा और नहीं हो रहा है, तब भी आपको ऐसा पुश करना है खुद को कि बस बस और थोड़ा सा करना है, बस और थोड़ा सा करना है। एंड ये थोड़ा सा करते करते आप अपने मकसद जो है अपना वो फुलफिल हो जाएगा, आपका जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाएगा। बट कभी भी आप मेहनत करना छोड़ नहीं सकते, आप टायर्ड नहीं हो सकते। ओके, यू शुड नॉट गिव योरसेल्फ द राइट ऑफ गेटिंग टायर्ड। ओके, आप अपने आप को ये कभी भी मौका नहीं देना है कि आप टायर्ड हो चुके हो और आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, सो यू हैव टू बी इंडिफैटिगेबल, है ना। incapable of feeling tired or exhausted is called indefatigable. ओके, नहीं थकने वाला, आप नहीं थक सकते। इनफ्लेमेबल मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन का यूज नहीं होगा। इनफ्लेमेबल मतलब है कि जिसमें बहुत अच्छे से, मतलब बहुत इजी तरीके से जो फायर को कैच करता है, मतलब जहाँ पे बहुत इजीली आग लग जाता है। ओके, आग लग जाता है जहाँ पे, उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल सेम ही है। इसमें ऐसा बता रहे थे कि इन का मतलब थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव मतलब नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, जिसको हम हार नहीं मान सकते, जिसको हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, इसके सामने इनसेटेबल, इंडिफेटिगेबल ऐसे टाइप का हम यूज करते हैं। बट यहाँ पे इनफ्लेमेबल मतलब ऐसा नहीं है जिसको हम जला नहीं सकते, जो बहुत इजीली जल जाता है, जो बहुत इजीली फायर को कैच करता है, आग को पकड़ लेता है, आग को, उसका बोलते हैं इनफ्लेमेबल। यहाँ पे इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल सेम ही है। ठीक है, एंड इनफ्लेमेबल में डबल एम है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीनिंग क्या है कि विच जो फायर को बहुत इजीली पकड़ लेता है, जो इजीली आग लग जाता है जहां। ठीक है, नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट तो पता ही है आपको क्या आता है कि अगर कोई भी बुक्स वगैरह कोई लिख रहा है, जो वो जो कॉपी है, रॉ जो कॉपी होता है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मतलब जो फाइनल बुक्स जो प्रिंट होके आता है वो तो प्रिंट हो गया, उससे पहले का जो स्टेप है, मतलब अभी तक जो प्रिंट नहीं होता है, जो हैंड रिटन होता है और टाइप भी हो सकता है। ओके, ऐसा टाइप का जो होता है, ऐसा टाइप का जो कॉपी होता है, जो बुक हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक के लिए होता है। ओके, तो म्यूजिक बुक से सभी के लिए ये होता है, बट फाइनलाइज होने से पहले का जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, a copy of book, piece of music etc before it has been printed. ओके, चलिए नेक्स्ट है मर्सनरी। मर्सनरी मतलब क्या आता है कि पैसे के लिए जो मतलब फाइट करता है उसको बोलते हैं मर्सनरी। किराए का सैनिक आप बोल सकते हो, मतलब जिनको पैसे देकर देश के लिए, यूथ के लिए भेजा जाता है, जिनको पैसे देकर भेजा जाता है उसको बोलते हैं मर्सनरी। मर्सनरी का भी स्पेलिंग यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने देश के लिए लड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसको पैसे देगा तो कोई भी देश के लिए लड़ जाएगा। ठीक है, तो अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री, ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, दैट इज कॉल्ड मर्सनरी। नेक्स्ट है मिसैंथ्रोप। ओके, मिसैंथ्रोप का मतलब होता है कि अदर कोई भी पर्सन हो उसको हेट करता है, अवॉइड करता है। ओके, मिसैंथ्रोप, जैसे कि हमने मिसोजिनिस्ट पढ़ा था, वन हु हेट्स वुमेन। ओके, ये है कि कोई भी, मतलब उसके अलावा कोई और किसी को भी वो अदर पर्सन को हेट करता है, अवॉइड करता है, उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोप।
अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। ओके, चलिए ये भी 4 टाइम्स पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है मोनार्की। हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, ओलिगर्ची पढ़ा है, एरिस्टोक्रेसी पढ़ा है, ब्यूरोक्रेसी पढ़ा है, अभी आ गया मोनार्की। मोनार्की तो आपको पता ही है कि अगर किंग और क्वीन के द्वारा कोई गवर्नमेंट रूल है, ओके, इफ एनी गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन देन हम बोलते हैं मोनार्की। ओके, चलिए नेक्स्ट है नेमसेक। नेमसेक मतलब कि अगर दोनों का ही नाम सेम निकल जाता है तो वो बोलते हैं नेमसेक। अगर जैसे कि राहुल, राहुल एक कॉमन नेम है। ओके, ऐसे ही अगर मतलब एक पर्सन को अगर दूसरा ऐसा पर्सन मिल जाए जिसका सेम नाम हो तो उसको नेमसेक बोलते हैं। ओके, a person or thing that has the same name as another is called namesake। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी तो आपने करंट अफेयर्स में शायद पढ़ा होगा, है ना? शायद नहीं, डेफिनेटली पढ़ा होगा अपने करंट अफेयर्स में। अगर कोई रेपुटेड कोई पर्सन का, कोई नोन पर्सन का अगर डेथ हो जाता है तो उसके लिए न्यूज़पेपर में, वो न्यूज़ में रहते हैं, आर्टिकल्स आते हैं उनके नाम पर, तो उसके लिए हम करंट अफेयर्स में वो सब आता है, हम तो वो पढ़ते ही है ना, एग्जाम के लिए। तो ओबिचुअरी क्या होता है? ओबिचुअरी होता है कि कोई अगर मतलब कोई डिजीज्ड पर्सन है, कोई डिसीज्ड, कोई मर गया है अगर, तो उनके नाम पे एक नोटिस निकलता है, वो न्यूज़पेपर में मिलता है हमें, तो उसको बोलता है ओबिचुअरी। ओके, अ नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ इज कॉल्ड ओबिचुअरी। ओके, चलिए ये भी 4 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब आपको क्या ही बोले, आप तो मैथ्स कर ही रहे हो, है ना? अ ज्योमेट्रिकल फिगर, इफ द ज्योमेट्रिकल फिगर हैज 8 साइड्स। ओके, अगर 8 साइड्स है तो उसको हम ऑक्टागन बोलेंगे। हो गया ऑक्टागन, है ना? 8 साइड्स है तो इसको हम ऑक्टागन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल फिगर है। चलिए नेक्स्ट है ऑमनीपोटेंट। मैंने अभी आपको बोला था ना, ऑमनीसिएंट हम पढ़ रहे थे, ऑमनीसिएंट के साथ ऑमनीपोटेंट एंड ऑमनीप्रेजेंट, ये दोनों ही मैंने आपको बोल दिया था। देखिए फिर से आ गया। ऑमनीसिएंट मतलब हमने क्या पढ़ा था? सर्वज्ञानी, जिसको सब पता है, हु नोज एवरीथिंग। एंड ऑमनीपोटेंट मतलब हमने क्या बोला था? ऑलमाइटी। ओके, मतलब हु इज ऑल पावरफुल, उसको हम ऑलमाइटी बोलते हैं, है ना? ऑलमाइटी इज ऑल पावरफुल, ऑफ कोर्स, सो ही इज ऑमनीपोटेंट। ओके, वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब क्या है कि अगर गार्डन टाइप का है जहाँ पे सिर्फ फ्रूट का जो ट्रीज है उसका ट्री अगर ग्रोन किया जाता है, अ पीस ऑफ लैंड और गार्डन जहाँ पे आपका सिर्फ फ्रूट ट्रीज, ओके, फ्रूट ट्रीज अगर ग्रोन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट क्या है? शांतिवादी, मतलब जिनको शांति चाहिए, जो वॉर को अपोज करता है, वॉर के सख्त खिलाफ है, ओके, उनको बोलते हैं पेसिफिस्ट। ओके, a person who opposes war or use of military forces। ठीक है, इसको बोलते हैं पेसिफिस्ट। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब क्या है कि जो अदर पीपल को, अदर ह्यूमन बीइंग को मदद करते हैं, उनको पैसे से या किसी भी और तरीके से मदद करते हैं, जो जिनका अपने लोगों के लिए प्यार है, उनके लिए अपने अंदर एक काइंडनेस है, उसको ही बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, वन हु लव्स मैनकाइंड। चलिए 4 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब हमने बाइलिंगुअल पढ़ा था ना, हाँ, बाइलिंगुअल मतलब जिनको 2 लैंग्वेज आता है। पॉलीग्लॉट मतलब जो 2 से अधिक लैंग्वेज जानते हैं, उसको पॉलीग्लॉट बोलेंगे। ओके, अ पर्सन, ओके, अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस इज पॉलीग्लॉट। उस हिसाब से मैं खुद को क्या पॉलीग्लॉट बोल सकती हूँ? मे बी 100% पॉलीग्लॉट नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हाँ, मुझे एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस तो आता ही है, बट 100% एफिशिएंटली मुझे नहीं आता है। जैसे कि मेरा बंगाली है मदर टंग, हिंदी तो आप सुन ही रहे हो, मैं बोल लेती हूँ थोड़ा बहुत, एंड इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आता ही है, इंग्लिश में भी बात कर लेती हूँ। एंड अभी कन्नड़ सीखने का बहुत शौक है, बट टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए कन्नड़ नहीं सीख पा रही हूँ। बट इंटरेस्टिंग है लैंग्वेज, सो सीखने का तो मन है, अभी देखते हैं। बट अगर कन्नड़ को छोड़ते हैं तो फिर इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, ये 3 तो आता ही है। एंड यहाँ पे लिखने के लिए बात तो नहीं बोला कि लिखना भी आना चाहिए। वैसे भी मुझे हिंदी लिखना आता है, बट फ्लुएंट नहीं हूँ मैं हिंदी लिखने में।
संस्कृत पढ़ा था इन स्कूल एक्चुअली, दैट्स वाई थोड़ा बहुत आता है हिंदी लिखना, बट फ्लुएंट नहीं है, मतलब ऐसा पैराग्राफ नहीं लिख सकती हिंदी में। सो यहाँ पे बोला है नोज, तो उस हिसाब से बोल सकती हूँ, आई डोंट नो। एनीवे, सो पॉलीग्लॉट, अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस। चलिए नेक्स्ट है प्रीडेटर। प्रीडेटर्स मतलब जो ऐसा जो एनिमल्स जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, ओके मतलब उनको आफ्टर किलिंग देम दे विल ईट द अदर एनिमल्स, इज कॉल्ड प्रीडेटर। ओके, an animal that lives by killing and eating other animals, okay, is called predator। चलिए नेक्स्ट है pseudonym। pseudonym मतलब a fictitious name, okay, a fictitious name especially one assumed by an author। ऐसे देखा जाता था पहले के दिन, अभी भी है कि जो लेखक होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो अपना खुद का नाम नहीं यूज करते थे, कोई दूसरा एक फिक्टिशियस नाम, मतलब कोई दूसरा एक नाम में वो जो बुक्स था, जो पोएम्स वगैरह था, वो लिखते रहते थे। ठीक है, तो वही कहते हैं स्यूडोनिम, अ फिक्टिशियस नेम स्पेशली। स्यूडोनिम हो गया। चलिए रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज मतलब क्या है, जो अकेला रहना चाहते हैं, ओके, जो मतलब दुनिया से दूर, लोगों से दूर अकेला रहना चाहते हैं, उसको बोलते हैं रेक्लूज। ओके, अ पर्सन हु वांट्स टू लिव इन सेक्लूशन और सॉलिट्यूड अब बोल सकते हो। A person who wants to live in seclusion and often in solitude is called recluse। Okay, चलिए नेक्स्ट रेटिसेंट। रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब क्या है, जो बहुत कम बोलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बोलता है, बहुत कम बोलना प्रेफर करता है, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं A person very reserved in speech is called reticent। Okay, reticent। उसके बाद है sanctuary। sanctuary मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड प्लेस है, जैसे कि बर्ड सेंचुरी होता है ना, तो वहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, ओके, रिजर्व करके रखते हैं वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं कि सेंचुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है सोशल मीडिया में, अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको सेक्युलरिज्म तो दिख ही जाएगा। सेक्युलरिज्म मतलब कि धर्मनिरपेक्ष, मतलब कोई भी धर्म के लिए आप बायस्ड नहीं हो, तो उसको हम सेक्युलर बोलते हैं। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस मैटर्स इज कॉल्ड सेक्युलर। ओके, चलिए नेक्स्ट है शीथ। शीथ क्या है कि वो तलवार जो होता है ना, कवर होता है एक्चुअली, ओके, उसका जो कवर होता है उसको ही बोलता है शीथ। A close fitting cover for a sword or knife is called sheath। ओके, चलिए नेक्स्ट है साइनक्यूर। साइनक्यूर ये भी आपका एसपी बख्शी में है, एसपी बख्शी में सभी है, बट ये सेकंड पेज में है। ये फर्स्ट और सेकंड पेज मैंने बहुत बार पढ़ा था, मतलब पढ़ती जा रही हूँ। पहले ईडीएम्स एंड फ्रेजेस किया था, उसके बाद ओडब्ल्यूएस में आया था, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में स्टार्ट किया, तो वो 2 पेज मैंने कितना दिन से पढ़ ही रही हूँ, याद नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये जो वर्ड्स है मैंने इतनी बार पढ़ा है, तो उसका पेज भी मुझे याद रहता है। बाद में जो पेजेस था वो उतना टाइम्स नहीं पढ़ा था, तो ये स्टार्टिंग का टाइम में था, इसलिए ये बार बार एक ही मतलब वर्ड्स पढ़ती रहती थी। एनीवे, तो साइनक्यूर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा आपका पोजीशन और एक ऐसा आपका जो होल्डिंग है जो आपको बहुत ज्यादा सैलरी तो देता है, बट आपका कोई काम नहीं है। ओके, मतलब आराम की नौकरी जो बोलते हैं उसको हम साइनक्यूर बोल सकते हैं कि एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क। An office with high salary but no work is called sinecure। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो मतलब कहीं पर भी, वर्ल्ड के कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है यूजरर। यूजरर मतलब क्या होता है कि मतलब सूदखोर, जो लोगों को मानी तो लेंड करता है, बट एक अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में, बहुत ज्यादा रेट का इंटरेस्ट लेता है, जो सूदखोर जिसको बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं यूजरर। यूजरर मतलब one who lends money on high rates of interest is called usurer। नेक्स्ट है वेटरन, जिनका बहुत लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस है, ओके, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है कोई एक पर्टिकुलर उनका सेक्टर में, कोई एक पर्टिकुलर उनके जो काम का जगह है वहां पे, अगर वो बहुत एक्सपीरियंस्ड, उसका बोलता है वेटरन। ओके, अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड।
अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी इज कॉल्ड वेटरन। रिथ, रिथ मतलब क्या है? अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स और लीव्स। किसका डेथ हो जाता है तब वहाँ पे जो हम उनको जो सम्मानित करते हैं जो फूल से, वहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा कि ऐसे रिंग टाइप का पूरा डेकोरेटिव एक रिंग मिलता है जहाँ पे सिर्फ वाइट फ्लावर्स एंड उसका लीव्स से रिलेटेड एक अरेंजमेंट्स रहता है, उसको ही हम बोलते हैं रिथ। ठीक है, अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इज कॉल्ड रिथ। ओके, चलिए नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट मतलब बरी कर देना। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना एक्सोनरेट, अगर किसी के ऊपर आपने ब्लेम किया है बट वो आप विदड्रॉ कर रहे हो, टेक बैक कर रहे हो, उनको फ्री कर रहे हो वो जो आपने ब्लेम लगा था उससे, तो ये भी बरी करना ही है, एक्विट करना ही है कि किसी को आप मतलब अनाउंस कर रहे हो कि ही इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। ओके, समबॉडी हु इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम टू स्टेट ऑफिशियली। To state officially in court that somebody is not guilty of crime is called acquit. And ये acquit आपको 3 times पूछा गया है अपने एसएससी एग्जाम्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या है? अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन और कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, जैसे 4-5 वर्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अभी क्या करते हैं कि सभी जो वर्ड्स है उस सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर को लेके हम एक वर्ड फॉर्म करते हैं जो एक एक्चुअल में वर्ड हो जाता है, उसका एक पहचान हो जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। जैसे कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो हम कभी बोलते ही नहीं यूजुअली, बहुत लोग तो भूल ही चुके होंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। हम क्या बोलते हैं? नासा, है ना, हम तो बोलते हैं नासा। तो नासा कैसे क्रिएट हुआ है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स का फर्स्ट लेटर को लेकर ये एक्रोनिम बनाया गया है। तो अभी एक्रोनिम समझ गए ना कि एक्रोनिम क्या चीज है। ठीक है, ये 3 टाइम्स पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक इज रिलेटेड टू ब्यूटी। ओके, कंसर्न विद ब्यूटी और एक एप्रिसिएशन है। ओके, द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड एस्थेटिक। ओके, चलिए ये 3 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट है एलियन। अब एलियन तो आपको पता ही है, एलियन मतलब ऐसा नहीं कि जो स्पेस के अदर ही कोई सोलर सिस्टम का अगर लोग है तो उसको ही हम एलियन बोलते हैं, अदर कोई प्लैनेट का लोग है तो उसको एलियन बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर अदर फॉरेन कंट्री का भी लोग है तो उसको भी हम एलियन बोल सकते हैं। जो अजनबी है हमारे लिए, जो अदर कंट्री के लोग हैं, उसको ही हम एलियन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उसको भी एलियन ही बोलते हैं। बट हमें ज़्यादातर लगता है कि अगर अदर प्लेनेट का लोग है तो उसको ही हम एलियन बोलते हैं ना, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ओके, अ पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड एलियन। एंड ये 3 टाइम्स पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में। नेक्स्ट है एनर्किस्ट। हमने एनर्की पढ़ा था ना, एनर्की पढ़ा था ना कि अगर सभी मतलब विदाउट रूल कुछ स्टार्ट हो जाए, मतलब कोई भी रूल नहीं मान रहा है, मतलब गवर्नमेंट का हालत खराब है, देश का हालत बहुत खराब है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट हो जाए तो उसको हम एनर्की बोलते हैं। तो एनर्किस्ट कौन है? कि अगर कोई ऐसा इंसान हो, ऐसा पर्सन हो बिलीव्स दैट कि कोई भी रूल हमें नहीं चाहिए जीने के लिए, हमारे देश में गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ वो मानता है तो उसको हम एनर्किस्ट बोलते हैं। ठीक है, A person who believes that laws and government are not necessary is called anarchist. Okay, चलिए नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। लॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेटिवली आस्क्ड में है। ओके, सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली इट्स मतलब जो भी ह्यूमन रेस है उसका ओरिजिन क्या है, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है, उसका क्या कल्चर है, क्या कस्टम्स है, क्या बिलीव्स है, इसके ऊपर जो स्टडी है, इसके ऊपर जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव विज्ञान। ओके, चलिए अब हमारा लास्ट 150th नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग आ गए, जो कि हमारे मोस्ट रिपीटेटिवली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लास्ट वर्ड है, एंड वो है एंटीपैथी। ओके, एंटीपैथी क्या है? कि अगर स्ट्रांगली डिसलाइक है दो इंसान के बीच, अगर एक डीप रूटेड एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक वाला फीलिंग है, एवर्शन, फीलिंग ऑफ एवर्शन है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीपैथी। ओके, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक।
स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स इज कॉल्ड एंटीपैथी। ओके, तो ये एंटीपैथी के साथ साथ मुझे और एक वर्ड याद आ रहा है जो कि है एपैथी। एक एपैथी भी है। ओके, ये 3 टाइम्स पूछा गया है। एक एपैथी है। एपैथी मतलब क्या? द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, मतलब वो कुछ चीज में ही इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ में ही वो एंथुसियास्टिक नहीं है, उसमें वो एंथू नहीं है, कोई भी इंटरेस्टेड में, जैसे कि डिसइंटरेस्टेड होता है ना, कि नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज कॉल्ड डिसइंटरेस्टेड। तो सेम इज लाइक हेयर ऑल्सो। एपैथी मतलब नॉट इंटरेस्टिंग, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड। ओके, ये भी 3 टाइम्स एक्चुअली पूछा गया है। ओके, तो चलिए, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। So here we complete our session of 151 most asked one of substitutions. आई होप कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड पॉसिबल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ जो भी एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो उनके साथ भी ये सेशन शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।